नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट्स वो फैक्टर होते हैं जो किसी मटेरियल के डिफॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। जब किसी मटेरियल पे बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल के प्रभाव के कारण जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है और उस डिफॉर्मेशन को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कारक इलास्टिक कांस्टेंट कहलाते हैं। मुख्य रूप से जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो ये 4 कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी बात हम करते हैं। तो पहला कांस्टेंट है ई, इसको कहते हैं यंग मापांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा है एन, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। और तीसरा है के, इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। और चौथा है म्यू या 1/m, इसको कहते हैं पॉइसन रेशियो। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेन की। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। हुक के नियम से हमने पढ़ा था प्रतिबल जो है वो होता है विकृति के समानुपाती होता है। और प्रतिबल इक्वल्स टू ई, ये यहां पे ये जो प्रोपोर्शनेट है, ये जो समानुपाती कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस इक्वेशन 1 से E इक्वल्स टू होता है अब इस समीकरण 1 में ए में हम E की वैल्यू 1 कर दें तो E इक्वल्स टू P, अर्थात जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस की वो मात्रा है जो पदार्थ में इकाई विकृति पैदा करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस का वो मैग्नीट्यूड है जो यूनिट स्ट्रेन उसमें डेवलप कर दे। तो ये हो गया अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या डायरेक्ट स्ट्रेन, जब किसी पदार्थ पर उसके किसी विमा के अनुदिश बल लगता है या फोर्स लगाया जाता है। मान लो कि ये इसकी लेंथ है L और इसके अलोंग अपने ये P फोर्सेस लगाया और इस P फोर्सेस के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, ये डेल्टा। तो ये जो परिवर्तन पर यूनिट लेंथ है, तो स्ट्रेन जो होगी, स्ट्रेन डायरेक्ट स्ट्रेन E इक्वल टू डेल्टा अपॉन L, कि ये जो इसकी लंबाई है इसमें पर यूनिट लेंथ पे जितना परिवर्तन हुआ है वो उसकी स्ट्रेन कहलाती है। और ये क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेन है। और इसी डायरेक्ट स्ट्रेन को अपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इसकी दूसरी जो डायमेंशन है, इसकी ये जो डायमेंशन है चौड़ाई B और मोटाई T, इनमें भी परिवर्तन होता है।
तो इनमें जो परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ रही है, ये फोर्स लग रहा है और इसकी ये लेंथ बढ़ती है, तो इसमें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है। और इसी बल के कारण इसकी जो पार्श्व विमाएं जो हैं, इसकी जो लेटरल डायमेंशंस हैं, जैसे इसकी चौड़ाई और मोटाई, उनमें कमी होती है और ये ऐसे आती। तो मान लेते हैं कि इनकी लंबाई में परिवर्तन है डेल्टा बी और इसकी डेल्टा टी। तो इसकी जो चौड़ाई और मोटाई में जो परिवर्तन हो रहा है और वो पर यूनिट पे कितना हो रहा है, वो उसकी लेटरल स्ट्रेन कहलाएंगी। तो इसकी जो लेटरल स्ट्रेन होंगी, इस फोर्स के कारण, डायरेक्ट फोर्स के कारण जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उस विमा में जो परिवर्तन होता है वो उसकी डायरेक्ट स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाती है। और उस फोर्स के इंपैक्ट या प्रभाव के कारण उसकी जो पार्श्व विमाएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो होता है पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन। तो यहां जो लेटरल स्ट्रेन है वो है डेल्टा बी अपॉन बी एंड डेल्टा टी अपॉन टी। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में रिलेशन क्या है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया था कि लेटरल स्ट्रेन और डायरेक्ट स्ट्रेन जो है उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/m और म्यू, जिसे कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट टर्म होती है और उस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। और इसको 1/m या म्यू से लिखते हैं और हर पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उसके लिए इसकी वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। अधिकतम वैल्यू जो होती है इसकी पॉइसन रेशियो की वो रबर के लिए होती है, जो कि अप्रोच करती है 0.5 के लगभग होती है। 0.5 को अप्रोच करती है, उसकी तरफ चलती है, 0.5 नहीं होती है, लगभग 0.5 के बराबर होती है। और जो सामान्य मटेरियल हैं उनमें जो पॉइसन रेशियो की वैल्यू है वो 0.2 से लेके 0.42 के मध्य होती है। और जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उसकी वैल्यू इस साइड में, अपर साइड में आएगी। स्टील के लिए जनरली इसकी वैल्यू 0.23 से लेके 0.26 तक होती है। अब हम बात करते हैं कि पॉइसन रेशियो की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने बात कर ली, डायरेक्ट स्ट्रेन की बात कर ली, हमने लेटरल स्ट्रेन की बात कर ली, पॉइसन रेशियो की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको अपने समझने से पहले अपने मान लेते हैं कि अपने पास में एक बार है जिसकी लेंथ है L, जिसकी थिकनेस है T और जिसकी विड्थ है B, और इस पे लेंथ के अलोंग एक फोर्स लगाया हुआ है P। जिस इस फोर्स के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है डेल्टा L और चौड़ाई में परिवर्तन होता है डेल्टा B, और मोटाई में परिवर्तन या थिकनेस में परिवर्तन होता है डेल्टा T। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेन कितनी होगी, इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी। तो इस जो कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल्स टू L B T, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। तो ये इसका चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V। अब हम बात करते हैं कि जब इसकी ये फोर्स लगाया जाता है इसके कारण इसकी विमाओं में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तित विमाएं हैं इसकी L प्लस डेल्टा L और B प्लस डेल्टा B और T प्लस डेल्टा T। तो अब इसका परिवर्तित वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा V प्लस डेल्टा V इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा L इंटू B प्लस डेल्टा B इंटू T प्लस डेल्टा T। तो ये हो गया V प्लस डेल्टा V इक्वल्स टू L 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L, 1 प्लस डेल्टा B अपॉन B, 1 प्लस डेल्टा T अपॉन P, और ये यहाँ पे तीनों आगे L B T। तो ये हो गया V वन प्लस डेल्टा L अपॉन L, 1 प्लस डेल्टा B अपॉन B और 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T। अब इस इक्वेशन को अपने आगे एक्सपांड करते हैं। इस इक्वेशन को आगे एक्सपांड करेंगे तो अपने पास में टर्म्स आएंगी इसको एक्सपांड करेंगे और इसमें v का भाग दे देंगे। तो 1 प्लस डेल्टा v प्लस v, तो 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L और 1 प्लस डेल्टा B अपॉन B और 1 प्लस डेल्टा T अपॉन T। तो ये हो गया 1 प्लस डेल्टा L अपॉन प्लस डेल्टा B अपॉन प्लस डेल्टा T अपॉन T प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा B तो इसको एक्सपांड करेंगे और जो अदर टर्म्स हैं, हायर लेवल की टर्म्स हैं, जो 2 के मल्टीपल में टर्म्स हैं, उनको अपने छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आएगा,
1 प्लस डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा T अपॉन T। ये टर्म्स अपने पास में आ जाएगी। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा T अपॉन T। तो ये अपने पास में आई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई, तो ये हो गई EV वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये E1, ये E2, ये E3, ये अपने पास में आई। और इनको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि EX प्लस EY प्लस EZ, यानी कि जो लोड है उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन आ रही है, वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन आ रही है, और जेड डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन आ रही है। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको निकालने का दूसरा तरीका है कि आपके पास में V इक्वल्स टू है LBT, दोनों साइड के लॉग ले लीजिए। लॉग V इक्वल्स टू लॉग L प्लस लॉग B प्लस लॉग T, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dV अपॉन V इक्वल्स टू dL अपॉन L प्लस dB अपॉन B प्लस dt अपॉन T, और EV इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 या EX प्लस EY प्लस EZ। तो ये आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो है कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि किसी लोड के कारण उसकी तीनों डायमेंशंस में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण से जो भी है वो जो चेंजेस हैं वो सम अप होके एल्जेब्रिकली सम अप होके जो भी चेंजेस देंगे वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। तो जो लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हुई या जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई वो, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई वो, ये तीनों सम अप होके आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देंगे। अगली क्लास में हम करेंगे कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में कैसे आएगी, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में कैसे आएगी, और इसके रिलेशंस क्या होंगे, और फर्दर जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होंगे। थैंक यू।